सॉरी फ्रेंड्स, मेरा पिछला वीडियो जो है वो बीच में ही किसी रीज़न से बंद हो गया था। तो मैं इसको एज अ पार्ट 2 आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो हम क्रिश्चियन मिशनरी के बारे में देख रहे थे। तो उनको जो है ब्रिटिशर्स ने अलाउ कर दिया था इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए, मतलब कि क्रिश्चियन धर्म को आगे और लोगों में फैलाने के लिए अलाउ कर दिया था। अब इंडिया के हिंदू धर्म इस चीज़, हिंदू लोग हैं या फिर कोई भी अलग रिलीजन के लोग हैं, वो क्यों पसंद करेंगे किसी भी और रिलीजन को इंडिया में उसको बढ़ावा मिले, है ना। जहाँ की पॉपुलेशन जिस धर्म को ज़्यादा मानती है वो उसके खिलाफ किसी दूसरे उसकी जगह किसी दूसरे धर्म वालों को ज़्यादा पसंद नहीं करती है, ठीक है। और जो है इसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग उन्हें लुभावने वो दिए जाते थे जो कि बच्चों को और उनकी फैमिली से कई बार सेपरेट कर देते थे, ठीक है। कैसे सेपरेट कर देते थे कि मान लो अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया और पिताजी को ये चीज़ पसंद नहीं है तो पिताजी ने बोल दिया मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। लेकिन क्रिश्चियन अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो क्रिश्चियन रिलीजन किसका है? ब्रिटिशर्स का है। और ब्रिटिशर्स तो चाहते हैं क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना, तो उन्होंने लेकर के एक कानून बना दिया कि जो भी लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाएंगे उनको उनकी जायदाद से बेदखल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया था इंडिया में। The people who were convinced that the government was planning to convert Indians to Christianity, ठीक है, मतलब लोगों को समझ में आ गया था कि यहाँ पर लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ देखो वहाँ पर जो इंडिया में ये सती प्रथा और जो अ, कन्या भ्रूण हत्या होती है, मतलब जब बच्चियाँ जन्म लेती हैं तो उनको मार डाला जाता है। राजपूतों में तो ये बहुत ज़्यादा ही होता था, ठीक है। और साथ ही जो है कि आपकी जो महिलाएं हैं विधवा, उनको दोबारा शादी करने की परमिशन दे दी थी। और ये जो कन्या भ्रूण हत्या है इसको ख़त्म कर दिया था। सती प्रथा के खिलाफ कानून बना दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो इस सब से क्या था कि देखो आज के समय में भी मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ आपको। जहाँ पर्दा प्रथा चलती है, ठीक है, अगर आप वहाँ जा कर के एकदम से बोलोगे कि पर्दा प्रथा बुरी है और आप एक कानून बना करके पर्दा प्रथा ख़त्म कर दो, जैसे कि आज भी बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर ये चीज़ अभी भी चल रही है कि बुर्का पहनो या नहीं पहनो, ये एक बहुत बड़ा डिबेट का इशू बन चुका है। ऐसे ही इंडिया में सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा पुनर्विवाह, ये इतने ही बड़े मुद्दे थे उस टाइम पे, आज उतने बड़े नहीं रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने आकर के इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया था। तो इंडियन सोसाइटी ने ये सारी बातें पसंद नहीं की और उन्होंने ये कहा कि हमारे धर्म में ब्रिटिशर्स कौन होते हैं? टांग फंसाने वाले, ठीक है। हमारा धर्म है हम जानेंगे, आपका धर्म है आप जानो। बट ब्रिटिशर्स जो है इंडियन सोसाइटी में ये सारे चेंजेस कर रहे थे। उसकी वजह से 1857 के रिवोल्ट में कई सारे लोगों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए भी पार्टिसिपेट किया था। कॉमन पीपल ने उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था क्योंकि वो सब पसंद नहीं कर रहे थे। उसके साथ में ही जो है लोगों के बीच में जो है मेल मिलाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि रेलवे, टेलीग्राफ जैसी जो क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब मास मीडिया है, ठीक है। इंग्लिश में मास मीडिया बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब इससे क्या है, जैसे कि आप एक नॉर्मल सी बात है, आपको ट्रेन मिल गई है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो आप ज़्यादा इजीली जा सकते हो ना। और उस एक ही ट्रेन में दूर दूर के लोग बैठे हुए हैं और वो जब बैठे हैं ट्रेन में तो आज भी लोग बैठकर अपनी आपस में ऐसी बातें करते हैं, तो तब भी करते थे। और उन्हें पता चलता था कि हम इतनी दूर के लोग हैं लेकिन हमारा दुश्मन या हमें परेशान करने वाला कौन है? एक अंग्रेज़। और ये बंदा जो इतनी दूर का है इसको भी परेशान करने वाला कौन है? एक अंग्रेज़ है। तो यानी कि हम दोनों का दुश्मन एक है, तो हम दोनों को साथ में मिल करके उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो इससे क्या है, लोगों में एकता की भावना आई, किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। ये एकता की भावना जो है, ये यूनिटी की जो फीलिंग है, ये बहुत ही टेम्पररी है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए है और कोई इसके पीछे अभी उद्देश्य नहीं है उनका एक होने का, ठीक है। अब देखते हैं हम इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण देखते हैं। आर्थिक कारण मैंने एक आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वो यहाँ से जो है कच्चा माल लेके जाते थे और वहाँ पर जाकर फिनिश्ड गुड्स बनाते थे। यहाँ पर वो टैक्स कोई पे नहीं करते थे और वहाँ से वापस लाते टाइम बहुत सारे हैवी टैक्सेस लगा देते थे। तो इससे क्या होता था, उनको होता था प्रॉफिट और इंडिया को होता था लॉस, ठीक है। तो एक तो इकोनॉमिक
कॉज ये है आपका। फिर आगे देखते हैं कि जो देखो आज भी हमारे जो गांव के लोग होते हैं इनके अपने कुछ अलग से ही लघु कुटीर उद्योग होते हैं, ठीक है। इनकी कुछ अपनी हाथ की कलाकृतियाँ होती हैं, उनको बेच करके अपनी आजीविका अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, ठीक है। अब जब ब्रिटिशर्स हैं वो उनकी फैक्ट्री से बन कर के बल्क में बहुत सारा ढेरों सामान जब इंडिया आ रहा है तो वो सस्ता पड़ेगा। फैक्ट्री का बना हुआ सामान सस्ता पड़ता है, हाथ का बना हुआ सामान महंगा पड़ता है। अब जब सस्ता सामान और महंगा सामान दोनों ही मार्केट में होगा तो लोग तो महंगा सस्ता सामान खरीदेंगे ना। उनमें इतनी अवेयरनेस तो है नहीं उस टाइम पे कि ये पैसा जो है इंग्लैंड चला जाएगा, हमारी कंट्री में रहेगा नहीं। वो तो अपना अपनी जेब देखते हैं कि भाई हमें सस्ता मिलना चाहिए, काम खत्म। जैसे कि आज भी हम करते हैं कि हम चाइना का सामान ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ता रहता है। उससे हो क्या रहा है कि हमारी कंट्री को प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे पास हमारा पैसा बाहर जा रहा है। वही चीज़ उस टाइम पे थी, ठीक है। तो इससे क्या था कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण लोगों की जो आजीविका चलाते थे, वो उनकी जो लाइवलीहुड थी वो ख़त्म हो रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने आकर के अपना पूरा सामान पूरे बाज़ारों में भर दिया था और इन बेचारों का सामान बिक भी नहीं पाता था क्योंकि डिमांड ही नहीं थी। जब डिमांड नहीं होगी, मांग नहीं होगी तो फिर बिकेगा कहाँ से। द रूरल एरिया पीजेंट जमींदार रिजेंटेड द हैवी टैक्सेस ऑन लैंड एंड स्ट्रिंजेंट मैथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। इसके साथ में एक समस्या ये भी थी कि जो फार्मर्स थे आपके उनके ऊपर इतने ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए जाते थे। एक किसान है, अगर मान लो उसका छोटा खेत है तो वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पहले उगाता है, उसके बाद बचता है तब बेचता है। यहाँ पे तो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी किसान हो उस पर लेकर के इतने हैवी टैक्स लगा देते थे कि किसान अपना छोड़ो टैक्स भरने के लायक भी नहीं उगा पाता था। ऊपर से एक नया वो कैश क्रॉप के लिए बोलते थे नकदी फसल। नकदी फसल का मतलब ऐसा होता है ऐसी फसलें जो कि बाज़ार में बेचने के लिए उगाई जाती हैं, ना कि खाने के लिए। जैसे कि आपकी मूंगफली है, कपास है, नील। नील उस टाइम पे एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। नील मतलब जो आपकी डाई होती है, तो ये जो नील है इसका बहुत ज़्यादा मांग होती थी कहाँ पर, ब्रिटेन में, ठीक है। तो उसकी वजह से इंडिया के किसान या फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि तुम नील की खेती करो, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम ये थी कि जो जिस लैंड पर जिस ज़मीन पर आप एक बार नील उगा देते हो वो ज़मीन जो है बंजर हो जाती है। तो किसान वो करना नहीं चाहते थे लेकिन उन्हें फोर्सफुली नील की खेती करवाई जाती थी। तो किसानों के बीच में के अंदर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ इस वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और वो भी 1857 की क्रांति में 1857 के रिवोल्ट में शामिल होते हैं, ठीक है। और जो आपका लैंड रेवेन्यू जब लिए जाते थे तो अगर आप किसान के पास है या नहीं है उसको उधार लेकर के साहूकार से लेकर के भारी ब्याज की दर पर लेकर के देना पड़ता था। किसको? ब्रिटिशर्स को या फिर ज़मींदार को। तो इससे क्या होता था कि जो फार्मर होता था उसने एक बार कर्ज लिया, अब वो उसका ना तो कर्ज चुका पा रहा है ना ब्याज चुका पा रहा है, तो वो इस तरीके से फिर से कुछ किसी दूसरे से कर्ज या ब्याज लेता था, फिर इसको वापस देता था, फिर वो इसका कर्जदार हो जाता था। इस तरीके से उसकी पूरी ज़मीन चली जाती थी उसके हाथ से, किसके पास? ज़मींदार या साहूकार के पास में। और वो एक जो है कृषि मजदूर फार्म लेबर बन कर के रह जाता था, ठीक है। ये किसानों की बुरी हालत की कहानी है, सुन लो दोस्तों। आगे देखते हैं हम। Stringent method of revenue collection followed by the company. Many among these group were unable to meet the heavy revenue demand. मैंने आपको क्या बताया, इतना हैवी कर लगा दिया जाता था कि उसको दे पाना हर किसान के बस का नहीं होता था। हैवी डिमांड टू एंड रीपे देयर लोन्स टू मनी लैंडर्स। वही मैंने आपको बताया, साहूकार या उससे लेते थे और उसे वापस पैसा नहीं कर पाते थे। इवेंचुअली लॉसिंग दी लैंड दैट दे हैड हेल्ड फॉर जनरेशन। इससे होता ये था कि उनकी जो खेती या ज़मीन होती थी वो उन्हें बेचनी पड़ती थी या साहूकार को गिरवी रखनी पड़ती थी, और यही एक उनके पास संपदा होती थी जो कि वो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को देते। वो भी लेकर के अंग्रेज़ों की वजह से उनके हाथ से चली जाती थी, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश भरा हुआ था। Large number of sepoys were drawn from the peasantry and had family ties in village, so the ग्रीवेंस ऑफ द पीजेंट्स ऑल्सो अफेक्टेड दैम, ठीक है। वही सारी बात है कि किसान का बेटा है, जवान है, तो अब उसकी ज़मीन छोटी है,
किसान के पास ज़मीन कम है, ठीक है, जिससे वो जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अब उसके बच्चे हो जाते हैं बड़े, तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि तुम भी सिर्फ और सिर्फ मेरी खेती में काम करो। वो अपने बच्चों को ये बोलेगा ना, बेटा जाओ अच्छी नौकरी मिल जाए तो नौकरी करो। अब उस टाइम पे नौकरी होती ही क्या थी कि अंग्रेज़ों के यहाँ जा कर के आप एक सिपाही बन जाओ, या बहुत से बहुत हायर पोस्ट होती थी, सूबेदार बन जाओ, दैट्स इट, ठीक है। अब ये ही किसान का बेटा जब इनके यहाँ आर्मी में शामिल होता था और वो देखता था कि ये अंग्रेज़ जो है उसके जो किसान फादर हैं उनके ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो उस सिपाही के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता था। तो वो सिपाही भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो रहा है, इधर किसान भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तो आपको इतनी कहानी समझ आ रही होगी। द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन The economic exploitation by the British and the complete destruction of the traditional economic structure caused widespread resentment among all sections of the people. After the Industrial Revolution in England, there was an influx of British manufactured goods into the India, which renewed industries, particularly the textile industry of India. मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्रिटिशर्स इंग्लैंड से जो फिनिश्ड गुड है, कपड़ा है, वो सारी चीज़ें, हर वस्तु इतनी ज़्यादा आकर के बाज़ार में भर दी जाती थी कि भारत के बने हुए चाहे कपड़ा हो या कोई भी दूसरी चीज़ हो, उसके लिए ना तो ग्राहक बचते थे ना बाज़ार बचता था, ठीक है। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, यहाँ की जो इकनॉमी थी, वो पूरी की पूरी ठप पड़ चुकी थी और डिक्लाइन कर चुकी थी, ठीक है। Indian handicraft industries had to compete the chief machine made goods of Britain। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो मशीन से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं, उनसे भारत में हाथ की बनी हुई चीज़ों को बहुत तगड़ा क्या करना पड़ता था, कंपटीशन करना पड़ता था, जिस कंपटीशन में इंडियन गुड्स हार जाते थे। India were transformed into a supplier of the raw material and a consumer of the good manufactured in Britain. All those people who previously dependent on royal patronage for their livelihood were pretended unemployed, so they bore a deep-seated grievance against the British। ठीक, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस तरीके से उनका जो अपना लघु कुटीर उद्योग है वो बंद करवा दिया इन्होंने, अपने माल लाला के बाज़ार में भर दिए, उनका बाज़ार ख़त्म, ठीक है। और साथ ही इन्होंने क्या किया कि जो राजा महाराजा थे उनका साम्राज्य को हड़प लिया, ठीक है। और उनके साम्राज्य में ये जो लोकल पीपल रहते हैं, वो जो उनकी प्रजा रहती है, वो महल में नौकरी भी तो करते हैं, तो उनकी नौकरी भी गई, इधर उनका खुद का अपना बिजनेस भी गया, उधर उनकी महल में से नौकरी भी गई। अब वो क्या खाएं क्या पिए, तो इस वजह से उनके अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम मिलिट्री कॉजेज़, यानी कि सैन्य कारण। मिलिट्री कॉजेज़ में क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ही है, एक तो ये भी था कि ये जो मिलिट्री में किसानों के बेटे होते थे, तो उनमें जो है अपनी फैमिली के या अपने खेती के लिए जो भी समस्याएं हो रही थी, उनकी फैमिली को, उनके पिता को जो भी समस्याएं, उसके उसमें भी गुस्सा था। इसके साथ ही क्या होता था कि यहाँ पर जो आर्मी में जितने भी लोग शामिल होते थे, तो उन्हें जो खाना वगैरह भी दिया जाता था उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। इंडियन सोल्जर्स को बेकार क्वालिटी का खाना दिया जाता था और ब्रिटिशर सोल्जर्स को बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना दिया जाता था। इसी तरीके से रहने की व्यवस्था, हर चीज़ में उनके साथ भेदभाव होता था, ठीक है। और सैलरी में भी भेदभाव होता था। साथ ही यहाँ पर कोई भी आपकी सर्विस ले लो तो सूबेदार से ऊंचा पद किसी भी इंडियन को नहीं मिलता था, चाहे वो कितना भी लायक या योग्य हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कोई कहीं पर भी सर्विस करोगे तो आप चाहोगे ना कि प्रमोशन मिले आपको, और अगर आप कैपेबल हो तो आप हायर मोस्ट टॉप मोस्ट लेवल पे भी पहुंचो, लेकिन यहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं है जाने का, ठीक है। अब फटाफट एक रीडिंग मार देती हूँ, समझा मैं आपको चुकी ही हूँ। द रिवोल्ट ऑफ 1857 started as a sepoy mutiny. It was only later on the other element of the society joined the revolt. Indian sepoy formed more than 85% of the British troops in India
ठीक है। जो इंडियन सुपर फॉर्म दी मोर देन 87% ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स की सेना थी उसमें से 87% इंडियंस थे। दे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, उन्हें जो है ब्रिटिश सोल्जर से कम आंका जाता था, मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड इंडियन सिपॉय वॉज पेड लेस, तनख्वाह कम दी जाती थी दैन दी सुपी यूरोपियन सिपॉय ऑफ द रैंक बिसाइड एन इंडियन सिपॉय कुड नॉट राइज द रैंक मैंने आपको बताया था सूबेदार से ऊपर पोस्ट नहीं मिल सकती है। द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया had adversely affected the service condition and the Indian सिपॉय सर्विस कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ। सर्विस कंडीशन क्या होती है कि आप किसी भी सर्विस में होते हो तो जो भी आपको काम करने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं वो सारी, दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरियाज फार अवे फ्रॉम देयर हाउस इन 1850, उन्हें अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर एरिया में भेज दिया जाता था। इन 1856 लॉर्ड कैनिंग इशूड दी जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें ये होता था कि इंडिया में उस टाइम पे एक प्रथा थी कि अगर आपने समुद्र पार कर लिया तो आपको जो है त्याग दिया जाएगा समाज से। फिर आपको ना तो आप अपने घर आ सकते हो, ना अपने गांव आ सकते हो, ना अपने पिंड आ सकते हो, आपको जो है बिल्कुल अलग कहीं जा कर के रहो, खाओ पियो मरो जियो कुछ भी करो, मतलब सबसे नाता टूट जाता है, जिसको आप एक आम भाषा में क्या बोल सकते हो, मतलब त्याग दिया जाएगा, बहिष्कार कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो आपका जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था इसमें यही था कि अब किसी को भी समुद्र पार भी, किसी भी भारतीय सैनिक को समुद्र पार भी युद्ध के लिए भेजा जा सकता है। क्योंकि उस टाइम पे ना ये जो ब्रिटिश है, आपको एक कहावत पता हो तो ऐसा कहा जाता था कि इंग्लैंड का सूरज कभी अस्त नहीं होता, इंग्लैंड में सूरज कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि पूरे के पूरे ग्लोब पर, पूरे के पूरे अर्थ पर इंग्लैंड का साम्राज्य हर जगह फैला हुआ था। ठीक है, तो मान लो कि इनका साम्राज्य अमेरिका पर भी था, इनका साम्राज्य इंडिया पर भी था, चाइना पर भी था, सब जगह था। तो मान लो कि अगर इंडिया में रात है तो अमेरिका में तो दिन होगा। इसीलिए कहा जाता था कि इंग्लैंड में सूरज कभी अस्त नहीं होता है, क्योंकि उनका जहाँ जहाँ साम्राज्य फैला था वहाँ कहीं ना कहीं दिन होता था, कहीं ना, अगर एक जगह रात है तो दूसरी जगह दिन होता ही था। ठीक है, तो अब जब इतना बड़ा साम्राज्य है तो वहाँ पर विद्रोह भी बहुत होंगे, तो विद्रोह होंगे तो उनको दबाने के लिए सिपाही भी चाहिए पड़ेंगे। अब सिपाहियों को भेजने के लिए समुद्र पार भी करना पड़ेगा, तो इस वजह से इस एक्ट को लाया गया था। और ये भारतीय जो धर्म है उसके खिलाफ था, तो सैनिकों को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया। ठीक है, आगे देखते हैं। द बंगाल आर्मी वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम हाई कास्ट कम्युनिटी इन अवध, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू क्रॉस ओशियन, काला पानी, ठीक है, विच वॉज फॉरबिडन। मैं आपको वही सब समझा चुकी हूँ, बस वही लिखा हुआ है, रीड मार के बता दे रही हूँ। फॉरबिडन एज पर दी हिंदू रिलीजियस बिलीफ, दे डेवलप दी सस्पिशियस दैट द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियन। वही वाली कहानी लौट कर आ गई, जब आप जो है उनके धर्म से उन्हें निकाल दोगे तो कुछ लोग हो सकता है कि क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ले, तो इससे उनके दिमाग में एक चीज़ आई कि ये ना जानबूझ के ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हिंदू धर्म छोड़ करके जो है क्रिश्चियन बन जाएं। आफ्टर दी एनेक्सेशन ऑफ द अवध, नवाब्स आर्मी वॉज डिसबैंड। अवध को जो है ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि जो अवध के नवाब की जो आर्मी थी उसको छुट्टी दे दी थी, क्योंकि अब वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी रहेगी। तो फिर भाई जब आपकी नौकरी जाएगी तो आपको गुस्सा तो आएगा ही ना। दीज सोल्जर्स लॉट देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, दे बिकेम बिटर एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नौकरी जा रही है तो भाई गुस्सा तो आना है, दुश्मनी तो बढ़नी ही है। अब आता है इमीडिएट कॉज, ये सबसे ज़्यादा आपको जो है मतलब कि इसने, इसके लिए आप कह सकते हो कि एक बारूद का ढेर था और उसमें आखिरी चिंगारी का काम किसने किया था, इसी इमीडिएट कॉज ने किया था। और ये इमीडिएट कॉज क्या था कि जो चर्बी वाले कारतूस जो थे उसको लाया गया था। रॉयल एनफील्ड राइफ़ल होती थी, उसमें इस चर्बी वाले कारतूस का यूज़ किया जाता था। अब इसका यूज़ कैसे होता था, इसका यूज़ ऐसे होता था कि इसमें ना पीछे ये आपका कारतूस है और इसमें पीछे से ना गाय और सूअर दोनों का मांस मिला करके इसके पीछे जो लगाया जाता था इसका ढक्कन, उसको मुंह से खोलना पड़ता था।
और जब मुंह से खोल करके फिर उसे आप राइफ़ल में फ़िट करते थे, तब आपकी राइफ़ल से फायर होता था। अब सूअर जो होता है वो मुसलमानों के लिए हराम होता है, और गाय हमारी माता है, तो हम उसका मांस वाली चीज़ को अपने मुंह में नहीं रख सकते, हम उसका मांस नहीं खा सकते हैं। तो ना तो मुसलमानों को ये चीज़ बर्दाश्त थी, ना हिंदुओं को ये चीज़ बर्दाश्त थी। तो इसने क्या किया कि आखिरी चिंगारी का काम कर दिया। जैसे ही सिपाहियों को पता चला कि इन्होंने ऐसे ग्रीस्ड कारतूस यूज़ किए हैं, तो बस फिर तो उन्होंने विद्रोह कर दिया कि हम ये कारतूस यूज़ नहीं करेंगे। A rumor spread that the cartridges of the new Enfield driver were greased with the cat and the pig. बिफोर लोडिंग दिस कार, ये मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ दे दूँगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, कुछ और बचा तो नहीं है। बोथ हिंदू एंड द मुस्लिम कैनिंग, हाँ, कैनिंग ट्राइड टू मेक अमेंड फॉर द एरर एंड ऑफरिंग कार्ट्रिजेस वर विथड्रॉन, बट बाय देन डैमेज हैड बीन डन वेयर, मतलब वो उसने वो कारतूसों को हटा दिया था, लेकिन अब एक बार गुस्सा भर गया तो बस भर चुका है। अब तो फटेगा सीधा बॉम्ब, ठीक है। और वो बॉम्ब फटा, कैसे फटा? 1857 की क्रांति के फॉर्म में। देयर वर अनरेस्ट इन सेवरल प्लेसेस। इन मार्च 1857 मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिवोल्टेड, ठीक है। मंगल पांडे, अ सिपाही इन बैरकपुर, हैड रिफ्यूज टू यूज द कार्टेज एंड अटैक द सीनियर ऑफिसर। मंगल पांडे ने यहाँ पे एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर के ऊपर अटैक कर दिया। मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल को फांसी की सज़ा दे दी गई। फिर 9 मई को 85 सोल्जर्स इन मेरठ, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इस राइफ़ल को यूज़ करने से, और उनको 10 साल की सज़ा दे दी गई, ठीक है। अब हम आगे इसके मेन इवेंट्स को देखेंगे फ्रेंड्स, कि इसमें अब आगे क्या क्या घटनाएं होती